दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, जहां पर यूसी एक एथलीट था, मतलब रनिंग करता था और उसने रनिंग में बहुत सारे मेडल जीते थे। मतलब जिंदगी में तरक्की करता ही जा रहा था, आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी पता लगता है जापान की जो सेना होती है वो अमेरिकी पर्ल हार्बर पे हमला करती है, जिससे अमेरिका के कई जवानों की मौत होती है। उसके बाद 1941 में अमेरिका वॉर डिक्लेयर करता है और वॉर शुरू हो जाती है अमेरिका और जापान के बीच। को भी आर्मी ज्वाइन करना पड़ता है। वो आर्मी ज्वाइन करता है यूसी, और ट्रेनिंग के दौरान उसके दो दोस्त और बन जाते हैं, जिम और लुई। इनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करने के बाद उसको एक प्लेन में भेजते हैं जापान के ऊपर बम्बार्डिंग करने के लिए, मतलब बम गिराने के लिए। वो जाता है, बम्बार्डिंग करता रहता है, बम गिराता रहता है। उधर से भी काफ़ी ज़्यादा बम आ रहे थे। ये बम गिरा के आते हैं और आज जो इनका प्लेन होता ये वहाँ से काफ़ी तेज़ वापस आता, और वहाँ से समुद्र के किनारे एक तट होता है, एयरपोर्ट नहीं होता, वहीं पे इनको लैंड करना था। ये काफ़ी छोटा होता है। जो प्लेन चला रहा था वो ऐसे लैंड करता है। प्लेन लैंड हो रहा था तो प्लेन का जो टायर होता वो सब फटने लगता और प्लेन बिल्कुल क्रैश होके कहाँ ऐसे लैंड करता इकट्ठा। मतलब इन लोगों क्रैश होने से बच गए थे, वहाँ पे लैंड हो चुका था प्लेन। कुछ दिन रहते हैं और जो यूसी होता है फिर से अपनी रनिंग पे मतलब ध्यान देने लगता है, रनिंग करने लगता है। आती है अमेरिकी इंटेलिजेंस से खबर आती है कि अमेरिका का एक जहाज़ जिसमें काफ़ी लोग सवार थे वो समुद्र में गायब हो चुका है, जिसको ढूंढने के लिए फिर से इनकी टीम को भेजा जाता है वहाँ पर, जिसमें जिम और यूसी और लुई 3 लोग जाते हैं। इस बार प्लेन को उड़ाते हैं, इनको नया प्लेन मिलता है। प्लेन उड़ाने के बाद ये ऊपर से देख रहे थे अब दूरबीन से, लेकिन इतने बड़े समुद्र में उस जहाज़ को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये चारों तरफ ढूंढते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, लगभग 30 मिनट बाद, जो प्लेन था उसमें, जो प्लेन का बायां पर था उसमें झटके लगने चालू हो जाते हैं। पूरे प्लेन में था बाईं तरफ का, वो धां से क्रैश होता है और प्लेन बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाती है। प्लेन एक तरफा ऐसे तिरछी हो रही थी और इन लोगों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो उसने कहा लाइफ बोर्ड और सारी सेफ्टी चीज़ निकाल लो क्योंकि प्लेन अब क्रैश होगी। काफ़ी तेज़ प्लेन डगमगाते हुए उसी पानी में क्रैश करती है धां से। ये सारे लोग कूदते, जो लाइफ बोट होती है उस पर बैठ जाते हैं तीनों लोग। अब एक दिन तो इनका गुजर जाता है कैसे भी कैसे करके। रात होती है, सुबह होता है, आता है नेक्स्ट दिन। मतलब एक प्लेन इनके ऊपर से गुजरती है, ये फ्लेयर चलाते हैं, लेकिन वो प्लेन काफ़ी दूर निकल जाती है, इनको देख नहीं पाती, जिससे सैड होते। और ये लोग मतलब बात करते हैं कि समुद्र में हमें, इतना बड़ा समुद्र है, खारा पानी है, हमें पानी बिल्कुल एक एक घूंट पीना है, जो भी बोतल में बचा है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम प्यासे ही मर जाएंगे। ऐसे बिल्कुल दोपहर हो गई थी, भूख लग रही थी, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और समुद्र के ऊपर इतनी तेज़ धूप थी जिससे इनका चेहरा वाइट होने लगा था हल्का हल्का। तभी एक समुद्री जो पक्षी होता है, इनकी जो लाइफ बोट होती है, उस पर आके बैठ जाता है। यूसी उसको देख रहा था बहुत ध्यान से, उसका टांग पकड़ता है, सारे लोग उसको पकड़ते हैं और उस पक्षी को ऐसे ये काटते हैं, उसका मीट ये खाते हैं, कैसे भी कैसे करके थोड़ा आराम मिलता। फिर से एक दिन इनका बीत जाता, आता है नेक्स्ट दिन। जो पक्षी का थोड़ा सा बचा था मीट, डोर भी मिल जाती है, मतलब उसी लाइफ बोट में डोर थी, तो उसी में उसका मीट फंसाते हैं और पानी में फेंक देते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद ये एक मछली भी पकड़ लेते हैं, उसको भी खाते हैं सारे लोग। उसके बाद ये उसी बोट पे, क्योंकि वहाँ पे चप्पू वप्पू कुछ नहीं था, जिस तरफ हवा आ रही थी ये आगे बढ़ते ही जा रहे थे, कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ पे पहुँचेंगे। अब तीसरा दिन भी आ चुका था। तभी ये देखते हैं एक प्लेन और आ रही है। ये जल्दी जल्दी प्लेन निकालते हैं और धां से आसमान पे फायर करते हैं। इस बार वो प्लेन जो था इनको देख लेता है, इनके फ्लेयर को, और वो वापस आ रहा था। ये सारे लोग बहुत ही खुश हो रहे थे, लेकिन वो पता है जापानी प्लेन था, इन पे ऊपर से फायरिंग कर देता है, गोलियां मारने लगता है उसी प्लेन से। लड़ाकू विमान था, धड़ 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 सारे लोग कूद जाते समुद्र के नीचे। जो इनकी लाइफ बोट थी उसमें भी कई छेद हो जाते हैं। एक बार जाता, फिर से आके फायरिंग करता, वो भाग जाता है। फिर ये तीनों लोग फिर ऊपर आते, उसमें कई सारे छेद हो चुके थे। जो यूसी और जिम छेद थे उसमें टैप वेब सारी चीज़ें चिपकाने लगे थे। चिपकाने के बाद बैठ जाते हैं और इनका इस तरह ये भी दिन बीत जाता है। आता है नेक्स्ट दिन। अब इनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतने बड़े समुद्र में इनको कहीं भी कुछ नहीं पता था। तो लुई होता है, उसका फेस धीरे धीरे वाइट होता जा रहा था क्योंकि उसको धूप बहुत ही तेज़ लग रही थी। होते होते वो एक ही तरफा देखने लगता है,
जब ये दोनों उसको ऐसे हिलाने लगते हैं तो पता लगता है उसकी जान निकल गई, मतलब वो मर चुका था भूख। उसके बाद ये दोनों उसको उसी समुद्र में छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों की भी हालत खराब हो चुकी थी। उसी लाइफ बोट में लेट जाते हैं और किस्मत के भरोसे लेटे रहते हैं कि किधर भी जाए। अगर लाइफ बोट में लेट चुके थे और हवा चल रही थी, जिधर जा रहे थे। ये 2 दिन बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इनको कुछ नहीं पता था कहाँ पे जा रही है लाइफ बोट। तभी आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुँचते हैं एक बहुत बड़ी बोट। वहाँ पे बहुत ढेर सारे सैनिक थे। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको जो वो सैनिक होते हैं इनको पकड़ लेते हैं, और वो सैनिक थे जापानी सैनिक। इनको पकड़ते हैं और जो वहाँ के कर्नल होते उनके पास यूसी को और उसके दोस्त को पकड़ के लाया जाता है। उसके बाद जो वहाँ के कर्नल होते वो इनसे पूछते इन दोनों से कि अमेरिका के हवाई में अमेरिकी सेना की क्या पोजीशन है, सारी चीज़ें बताओ। तो यूसी कहता है मैं वहाँ का वो नहीं था इंचार्ज। फिर ये कर्नल बोलता है कि तुम हवाई का नक्शा बनाओ। फिर हवाई का ये नक्शा बनाते हैं। उसके बाद इन दोनों को पकड़ते हैं और जेल में डालते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जाता है। 1 दिन तक तो ये उसी जेल में रहते हैं। फिर उसके बाद इनको दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है पे। तो वहाँ पे ये देखते हैं बहुत ढेर सारे अमेरिकी सैनिक जापानियों के कब्जे में है, जिनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मारा जा रहा है। वहाँ का इंचार्ज थे मास्टर सार्जेंट। यूसी से काफ़ी चीज़ें पूछते हैं जो कि यूसी नहीं बताता। यूसी को एक डंडे से खींच के मारते हैं और यूसी और उसके साथियों पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और जो हम बोल रहे हैं वो करो, ये चीज़ें हमें बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे थे। इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते करते बिल्कुल ये कमज़ोर होते जा रहे थे। इनको खाना भी काफ़ी कम दिया जा रहा था। अब ऐसे करते लगभग 1 मंथ बीत चुके थे। 1 मंथ के बाद जितने भी अमेरिकी कैदी थे इनको जहाँ पर जापानियों का कोयला आता था वहाँ पे भेजते हैं, और इनको बहुत ही कम खाना दिया जाता था जो कोयला लाद लाद के इधर उधर पहुँचाते थे। वो भी सैनिक मतलब थक के काम नहीं कर पाता था, उसको गोली मार दिया जाता था, वहीं पे शूट कर दिया जाता था। काफ़ी ज़्यादा उन पे टॉर्चर हो रहा था। इन सब की हालात काफ़ी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। 3-4 अमेरिकी सेना 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे परमाणु बम गिराता है, जिससे जापान की पूरी कमर टूट जाती है और जापान बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। लाखों लोगों की जान जाती है। जापान का जो रेडियो होता, वहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिसर होते सीधा आत्मसमर्पण कर देते। 1945 में सरेंडर कर देते। जापान ने सरेंडर किया तो ये सारे जो कैदी थे यहाँ पे कैद थे, जिनको टॉर्चर झेलना पड़ रहा था, इनको जो वहाँ के सही सलामत छोड़ दिया जाता है। अमेरिका ये लोग पहुँचते हैं, जिसके बाद जो अमेरिकी सेना होती इनको काफ़ी ज़्यादा इनाम देती, काफ़ी ज़्यादा इनकी पोजीशन हाई कर दी जाती, और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि 3-4 साल से बंद हुए कैदी अभी तक जिंदा हैं। और दोस्तों ऐसे इन सब की जान बच पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।